रिवाइज कर लिया होगा। तो मैं बता रहा था कि मैं लास्ट वीक में भी क्लास नहीं ले सका और आज भी मैंने लेट ज्वाइन किया है। बस कुछ काम ज़्यादा हुए हैं आजकल, और मैं रिलैक्स इसलिए भी हूँ कि मैंने सिलेबस अच्छे तरीके से करवा दी है। अब जस्ट रिवीजन हो रही है, तो चलें आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी। तो मुझे ये बताइएगा, आपकी बाकी क्लासेस कब तक चल रही हैं? आपको कुछ आइडिया है कि ईएम और एमआईएस की जो क्लास है वो आपकी कब तक चलनी है? टीचर्स ने कुछ बताया है? अच्छा, सितंबर तक जानी। सितंबर तो बस अब आ गया है, ये लास्ट वीक ही है। उसके बाद अगला हफ्ता तो आई थिंक सितंबर में ही होगा। चलें कोई नहीं, वो टीचर्स आपको करवा देंगे जो भी आपके टॉपिक्स रहते हैं। तो मैं इसी वजह से रिलैक्स हूँ कि मैंने वेल इन टाइम जो है वो सिलेबस को वाइंड अप किया है। तो अब आप लोग बस आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज करते जाएं, बर्डन भी नहीं होगा आप पे, तैयारी रहेगी। बस स्टडी से इन टच रहिएगा, इसे छोड़ ना दीजिएगा। क्लासेस रखने का मकसद भी ये है कि चलें कुछ ना कुछ रिवाइज होता रहेगा। टेस्ट में अभी आपका आज नहीं बना सका, ठीक है? तो टेस्ट की तैयारी उम्मीद करता हूँ कि आपने कर ली होगी, क्योंकि वो लास्ट ट्यूसडे को होना था जो कि नहीं हो सका। तो तैयारी आप करते रहे, मैं किसी भी दिन आपसे टेस्ट ले लूँगा। अब आज हम मटेरियल कॉस्टिंग को रिवाइज करते हैं कि मटेरियल के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। कुछ मेन बातें मैं आपको, यार एक मैं फ़ोन सुन लूँ, बार बार आ रहा है। जी, तो मटेरियल का चैप्टर रिवाइज करते हैं। मटेरियल के चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मटेरियल के पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था परचेज साइकिल। अब मैं आज आपको पूरा परचेज साइकिल बताऊंगा तो नहीं, लेकिन मतलब उस तरह ड्रॉ करके मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ रिवाइज कराऊंगा। तो बात मेरी गौर से सुनिएगा। जब मटेरियल हमने परचेज करना है तो परचेजिंग की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट की है, जिसे हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। अब प्रोक्योरमेंट का काम खरीदना है, लेकिन उसको कब खरीदना है ये उसका काम नहीं है। उसको स्टोर डिपार्टमेंट बताता है कि भाई तुम मटेरियल खरीद लो, इतना खरीद लो। तो प्रोक्योरमेंट का काम बस वो परचेजिंग करना है। कितनी परचेजिंग करनी है, कब करनी है, ये उसको स्टोर डिपार्टमेंट बताएगा। अब स्टोर डिपार्टमेंट ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे एक लेवल सेट किया होता है, उस लेवल को कहते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जिस पे आपका जब स्टॉक पहुंचता है तो आपने नया मटेरियल खरीदने का कह देना है। अब वो रीऑर्डर लेवल सेट कैसे किया जाता है उसका भी फार्मूला आपको बताया हुआ है। मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम से मुराद ये है कि अगर आप अभी ऑर्डर देते हैं तो मटेरियल कितने दिन के बाद आपकी प्रीमिसेस में पहुंचेगा। तो आपको पता है, जैसे दूर से मटेरियल मंगवाते हैं, समटाइम दूसरे मुल्क से मटेरियल मंगवाते हैं, तो लीड टाइम मंथ्स में भी हो सकता है। तो आपने डेज, मंथ या वीक लीड टाइम के हिसाब से आपने यूजेज देख लेना है कि मैं उतना स्टॉक अपने पास रखूं कि मेरा मटेरियल खत्म ना हो। तो इसलिए जब रीऑर्डर लेवल का फार्मूला बनाया जाता है तो उस वक्त रीऑर्डर लेवल कैसे सेट करते हैं, हम एक फार्मूला पढ़ा था, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम।
अच्छा, आप ऐसा किया करें कि अपने सामने ना वो मटेरियल का चैप्टर जब पढ़ा था तो उसके हैंडआउट्स अपने सामने रजिस्टर रख लिया करें, ताकि मैं अगर कोई चीज बोलूं तो वो आपके सामने ऑलरेडी लिखी भी होगी। तो रीऑर्डर लेवल जो है वो आपने सेट कर लिया। जब आपका स्टॉक उस लेवल पे पहुंचता है तो आप नए ऑर्डर का कह देते हैं कि भाई तुम नया मटेरियल खरीद लो। हम कैसे कहते हैं, उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाता है जो परचेजिंग को सेंड करता है, उसका नाम है परचेज रेक्विजिशन। Purchase requisition is a written request sent by store department to purchase department for purchase of goods or raw materials। तो इसका एमसीक्यू ये आ सकता है कि परचेज रेक्विजिशन में क्या होता है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कौन बनाता है, स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है, और किसे सेंड करता है, परचेज डिपार्टमेंट को। और उस पे एक वैलिड सिग्नेचर्स होते हैं, उसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं ऑथोराइज्ड। यानी ये नहीं है कि फॉर्म फिल करके भेज दो, फॉर्म प्रॉपर ऑथोराइज होना चाहिए। ऑथोराइज मीन जो उसका इंचार्ज है उसके सिग्नेचर्स उस पे होने चाहिए। तो जब वो परचेज रेक्विजिशन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास जाती है तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है परचेजिंग के हवाले से। जब वो परचेजिंग करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे कहाँ से ये चीज मिल सकती है। तो वो एक लेटर लिखता है मुख्तलिफ कंपनियों को या मुख्तलिफ सप्लायर्स को कि मुझे इस क्वालिटी की इतनी चीज चाहिए, ये वाली चीज चाहिए। तो उस लेटर को क्या कहते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी में होता ये है कि वो लिखता है कि ये चीज चाहिए, इतनी चाहिए, इतने दिन मुझे सामान मिल जाए। अब जो इंटरेस्टेड सप्लायर होते हैं वो उस लेटर का रिप्लाई करते हैं कि ठीक है, मैं आपको ये चीज देता हूँ, इस रेट पे दूंगा, इतने दिनों में आपके पास ये चीज पहुंच जाएगी। तो उसे कोटेशन कहते हैं। तो जब कोटेशन आती हैं तो हो सकता है मैंने 10 लेटर भेजे हो, तो 10 में से मुझे 5 का रिप्लाई आ गया। अब उन 5 में से मुझे जो बेस्ट सूट करेगा, समटाइम मुझे चीज जल्दी चाहिए, तो फिर मैं प्राइस को इग्नोर भी कर सकता हूं। तो जो भी बेस्ट, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है अ सूटेबल सप्लायर इज सेलेक्टेड। यानी इस सिचुएशन में जो सबसे सूटेबल बंदा होगा हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब हम सूटेबल सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे तो उसको हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, परचेज ऑर्डर। तो परचेज डिपार्टमेंट उसे बकायदा ऑर्डर भेज देता है कि इतना सामान भेज दो। और जब सप्लायर को परचेज ऑर्डर मिलता है तो वो उसको इक्नॉलेज करता है कि ठीक है जी, मुझे आपका ये लेटर मिल गया है, मैं आपको चीजें भेज दूंगा। तो उसको कहते हैं इक्नॉलेजमेंट रिसीट, कि उसने इक्नॉलेज कर लिया हमारा ऑर्डर। अब वो उस ऑर्डर पे काम करेगा और जो उसने डेट कही है उस डेट पे वो चीजें डिलीवर कर देगा। तो जब वो चीजें डिलीवर होंगी तो साथ में एक डॉक्यूमेंट आता है, उसको कहते हैं डिलीवरी नोट। जब वो डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी तो डिलीवरी नोट आएगा। तो वो ट्रक पे नॉर्मली चीजें आती हैं, तो मैंने जब स्केच बनाया था तो ट्रक से रिलेट किया था कि उसी के साथ डिलीवरी नोट आएगा। और डिलीवरी नोट की 2 कॉपियां होंगी, एक वो साइन करवा के आपसे वापस ले जाएगा और एक कॉपी आपको दे जाएगा। उसमें लिखा होगा कि ये चीजें मैं भेज रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी है। तो जैसे ही वो चीजें फैक्ट्री में आती हैं उनकी इंस्पेक्शन होती है, स्टोर डिपार्टमेंट वाले उसे चेक करते हैं कि ये वही चीजें हैं जो हमने मंगवाई हैं, उतनी ही मंगवाई हैं, रास्ते में आते हुए कोई खराब तो नहीं होगी। तो वहां पे इंस्पेक्शन के टाइम पे एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं गुड नोट। गुड्स रिसीव्ड नोट जो है वो ये बताता है कि हमने कितनी चीजें रिसीव की हैं। तो गुड्स रिसीव्ड नोट से पता चल जाएगा कि इतनी चीजें हमने रिसीव की हैं, क्योंकि हो सकता है डिलीवरी नोट पे लिखा हो 1000 केजी है, लेकिन जब हमने इंस्पेक्शन की तो वो 990 केजी, तो 10 केजी कहीं रास्ते में गिर गया है या चोरी हो गया रास्ते में, तो इट मींस कि हमने जो रिसीव किया है वो 990 है। तो यहाँ पे सवाल ये बन सकता है कि गुड्स रिसीव्ड नोट कौन बनाता है, स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है इंस्पेक्शन के टाइम पे जब चीजें आती हैं फैक्ट्री में। और इसकी 4 कॉपियां होती हैं, 4 कॉपीज बनाई जाती हैं। किस किस को भेजी जाएगी, एक तो स्टोर अपने पास रखेगा रिकॉर्ड पर्पस के लिए, दूसरी परचेज डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी,
तीसरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, और चौथी जो है वो सप्लायर को, कि सप्लायर को पता चल जाए कि कितनी चीजें उसने की हैं। तो 4 कॉपीज बनेगी इसकी। एक स्टोर अपने पास रखेगा रिकॉर्ड के लिए, दूसरी परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी कि मैंने इतनी चीजें रिसीव की हैं, अकाउंट्स के पास भी एक कॉपी जाएगी ताकि कल को जब इनवॉइस आए तो वो उसे मैच करके पेमेंट करें, और एक कॉपी सप्लायर को जाएगी गुड्स रिसीव्ड नोट की। अच्छा, फिर उसके बाद इनवॉइस आती है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको कंपेयर करता है परचेज ऑर्डर के साथ कि ऑर्डर किया था, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, बिल्कुल हुई थी। फिर उसके बाद चीजें रिसीव हुई हैं, यस रिसीव हो गई हैं, अब इनवॉइस आ गई है, तो क्या ये रेट वही है जो तय हुआ था? तो इस तरह की सारी चीजें चेक करने के बाद जो उसकी ड्यू डेट होगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे वो परचेज साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और सम टाइम ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा कि आपने 1000 यूनिट्स की इनवॉइस रिसीव की, लेकिन चीजें आपको 990 की आई थी, तो यहाँ पे हम पेमेंट तो कर देंगे 1000 की, और बाकी की 10 की जो पैसे हैं वो हमें मिलने हैं, तो उसे हम डेबिट या क्रेडिट नोट बनाते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, डेबिट नोट ये शो करता है कि मैंने तुम्हें डेबिट कर लिया, तुम्हारे अकाउंट से पैसे काट लिए। क्रेडिट नोट मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, मैंने तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। तो ये डेबिट और क्रेडिट नोट क्या होता है, मैंने आपको इसके सारे नोट्स और सारी चीजें भेजी हुई हैं, आपकी बुक के अंदर भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये परचेज साइकिल पहली चीज थी। तो परचेज साइकिल भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। आपने ये कहानी किसी को सुनानी नहीं है, लिख के नहीं बतानी, आपको सिर्फ सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि एमसीक्यूज ऐसे भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस, उसने ये चीजें आगे पीछे करके ऑप्शंस बनाई होती हैं, तो आपने उसको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना होता है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी पहला स्टेप क्या है, फिर दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, तो आपने उसको एक सर्टन सीक्वेंस में लेके आना है। जो मैंने आपको ये समझाया है, उम्मीद है ये आपको सारा समझ आ गया होगा, बल्कि ऑलरेडी आता था। उसके बाद अगला सवाल ये पैदा होता है कि कितना खरीदे। पहली बात थी कब खरीदे, दूसरा कितना खरीदे। तो उसके लिए आपको याद होगा हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ी थी, क्योंकि हमें याद है कि इन्वेंट्री जब हम खरीदते हैं तो हमें 4 तरह की कॉस्ट इन्वेंट्री पे इंकर होती हैं। परचेजिंग कॉस्ट, जाहिर है कोई चीज फ्री में नहीं होती तो खरीदनी पड़ती है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब मैं कॉल करके या लेटर भेज के कहता हूं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो ऑर्डर करने पे कॉस्ट इंकर होती है। फिर जब वो कोई चीज रॉ मटेरियल मेरे पास आ जाता है तो मुझे उसे प्रॉपर स्टोरेज देनी है, तो स्टोरेज कॉस्ट आती है, जिसे कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो वो चीजें जो हैं वो कॉस्ट हमें इंकर करना पड़ती है। तो 3 कॉस्ट होगी, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। एक चौथी कॉस्ट भी होती है जिसे कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट, आपको पता है कि स्टॉक आउट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको बियर करना पड़ती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। यानी अगर कल को स्टॉक खत्म हो गया तो आप उसे बेच नहीं सकेंगे, तो जब बेचेंगे नहीं तो इनकम नहीं आएगी, तो इस चीज को कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। लेकिन हमारी अजम्पशन है एफसीएमए के सिलेबस में सिर्फ 3 तरह की कॉस्ट डिस्कस हुई हैं, एक परचेजिंग कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होल्डिंग कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट को आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया गया। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आपको सीधा सीधा नाम से पता चल गया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में ये चीजें आती हैं। जो स्टोरेज कॉस्ट है ना, वो थोड़ी सी टेक्निकल है कि स्टोरेज में एक तो स्टोर का किराया आएगा, जाहिर है स्टोर रखा होगा आपने, फिर हो सकता है आपने उसमें सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना हो, जैसे कोल्ड स्टोरेज होती है, तो फिर कूलिंग कॉस्ट, अगर हॉट रखना है उसे तो हीटिंग कॉस्ट, फिर इसी तरह उसके सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, फिर जो इन्वेंट्री खरीदी हुई है, जो फंड्स आपके ब्लॉक हैं वो कहाँ से लिए थे, वो हो सकता है बैंक से कर्जा लिया हो, तो इसका मतलब है जब तक वो इन्वेंट्री सेल नहीं होनी तब तक वो पैसे आप वापस नहीं कर सकेंगे, तो आपको उस पर इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा, तो जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो ये आपकी सारी चीजें होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। तो बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है कि होल्डिंग कॉस्ट में ये चीजें आती हैं, ऑर्डरिंग में ये आती हैं। तो आपसे एमसीक्यू भी वो यही पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आप उस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, उसे ज़हन में रखिएगा, तो आपसे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, अब ईओक्यू क्या चीज है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो ऑर्डर साइज है जो आपको इकोनॉमिकली, यानी इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? सस्ता। यानी ये वो ऑर्डर साइज है जिस पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं और वो कम से कम होते हैं, उससे कम आपकी कॉस्ट इंकर नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा, मैं इस वक्त ज़रा मसरूफ था, अगर हम बाद में बात कर लें। अब मुझे जी, आप मुझे तकरीबन 2 बजे कर लो, और मुझे पहले मौसम की कॉल आ रही थी, मैं अटेंड नहीं कर सका। जी, तो ईओक्यू वो ऑर्डर साइज है जिस पे हमें कॉस्ट कम से कम इंकर होती है। ईओक्यू फाइंड कैसे करते थे? वो भी आपको फार्मूला याद है बड़े अच्छे तरीके से, 2COD मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय CH अंडर स्क्वायर रूट। तो वहां से आप एक ऑर्डर साइज निकाल लेते हो। अब इसमें डी क्या चीज है? एनुअल डिमांड है। सी कॉस्ट पर ऑर्डर है, और CH क्या चीज है? होल्डिंग कॉस्ट 1 यूनिट पर एनम। यानी अगर मैं 1 यूनिट को 1 साल तक होल्ड करूं तो ये होल्डिंग कॉस्ट होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको मैं जिस तरीके से आज ये रिवाइज करा रहा हूँ, आपको इसमें मुश्किल तो नहीं हो रही? ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? समझ आ रही है सारी बातें? जी ठीक है, ठीक है। जी, एक स्टूडेंट कह रहा है कि स्क्रीन पे ना बुक ओपन कर लें। यार वो फिर हम बुक के हिसाब से चलने लग जाएंगे। आपको पता है मैं बुक के हिसाब से नहीं चलता, मैं आपको एक लॉजिकल वे में लेके चल रहा होता हूँ। तो बुक में समटाइम कोई चीज़ पहले होती है, कोई चीज़ बाद में है। बुक आप अपने लिए खोल के रख लें अपने पास, तो आप उसमें देखते जाएं, या जो हैंड आउट्स आपने पहले अपना रजिस्टर बनाया हुआ है उसको सामने रख लें। जी बिल्कुल सही है, नोट्स आपने खोले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, गूगल क्लासरूम एक्टिव है बिल्कुल, वहां पे सारी चीजें मौजूद हैं, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि प्रैक्टिस भी कराइएगा, तो प्रैक्टिस मैंने आपको ऑलरेडी यार काफ़ी कराई हुई है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मैं अभी दोबारा करा दूंगा। एक्चुअली मेरा मूड ज़रा नहीं है आजकल इतना दोबारा से एनर्जेटिक होने का, तो अगर तो मैं उसी तरह दोबारा कराने लग जाऊं तो फिर तो ये सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं। तो आप उसको पुराने लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा, बाकी कुछ ना कुछ यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व। मकसद रिवीजन का ये है कि आपका माइंड अपडेट हो जाए, उसके बाद आप उसको अपने सामने रखें उस चीज को, और आप दोबारा से चैप्टर खुद से तैयार करें। अच्छा, तो जब ईओक्यू की हम बात करते हैं तो हमने कहा कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो इस फार्मूला से कैलकुलेट होगी, 2COD डिवाइडेड बाय CH। अब जो डी है वो एनुअल डिमांड है। सपोज कर लें कि एक कंपनी है, उसको सालाना
5 मिलियन केजीज रॉ मटेरियल चाहिए। और जब वो कंपनी एक दफा ऑर्डर प्लेस करती है तो उसके $50 खर्च होते हैं, और एक यूनिट को अगर वो 1 साल तक होल्ड करे तो वो $5 की कॉस्ट है। तो अब अगर हम यहाँ से इसकी EOQ की कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा 2 × 50 × 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सॉल्व कर लें। तो 10,000 kgs आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसने जब भी खरीदना है ना, इतनी क्वांटिटी खरीदनी है, ये इसको सस्ती पड़ेगी। किस सेंस में सस्ती पड़ेगी कि इस पे ना एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कम होगी। अब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको बड़ी अच्छे तरीके से याद हो गया था तब कि कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तो एक ऑर्डर पे क्या कॉस्ट आती है और मैं साल में कितने ऑर्डर प्लेस करता हूं। तो देखें, आपने साल में 5 मिलियन केजीज बाय करने हैं और एक दफा में 10,000 करने। तो इसका मतलब है कि 5 मिलियन को जब आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके साल में 500 ऑर्डर बनेंगे। तो 500 ज़रा 50 करेंगे आप तो 25,000 आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बन जाएगी। और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, CH इनटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हम कहते हैं ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 को। CH इज $5, ऑर्डर साइज इज 10,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 5,000 बनेगा। जब आप 5,000 को 5 से ज़रब दोगे तो वो भी 25,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है वो बात भी सही होगी कि हमारी टोटल कॉस्ट इतनी है और दोनों बराबर होती हैं, ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट EOQ पे बराबर होती हैं। अच्छा, अगर इसी सवाल के अंदर एक चीज मैं और ऐड कर दूं, कॉस्ट पर यूनिट, यानी ये जो यूनिट हम खरीदते हैं ये कितने की कॉस्ट है इसकी, तो मैं सपोज कर रहा हूं दिस इज $10 पर केजी, यानी इसका रेट $10 पर केजी है। तो अगर मैं एनुअल परचेजिंग कॉस्ट भी निकालूं कि मेरी साल की कितनी परचेजिंग कॉस्ट बनेगी, तो एक यूनिट कितने का है वो हमने कहा $10 का, और एनुअल कितने खरीदते हैं 5 मिलियन केजीज। $10 पर केजी था तो 5 मिलियन केजीज खरीदने हैं, तो ये $50 मिलियन आपकी एनुअल परचेजिंग कॉस्ट होगी। और अगर मैं इन सब का सम कर लूं, टोटल कॉस्ट बनाना चाहूं, तो इन सब को मैं जमा करूं 50 मिलियन प्लस 25,000 ऑर्डरिंग का और प्लस 25,000 होल्डिंग का, तो ये हो जाएगा 50 मिलियन एंड 50,000। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी बन जाएगी। और ये टोटल कॉस्ट कम से कम है, इससे कम कॉस्ट आपकी नहीं आएगी। अगर आप ऑर्डर साइज चेंज करें, 10,000 की बजाय 15,000 ले लें तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, 10 की बजाय 8,000 ले लें तो भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी ऑर्डर साइज जितना मर्जी अप डाउन कर लें तो आपकी जो कॉस्ट है वो इस कॉस्ट से बढ़ जाएगी। हाँ, एक कॉन्सेप्ट ये दिखा था कि सम टाइम सप्लायर हमें डिस्काउंट दे देता है। वो कहते हैं जो चीज आपको 10 रुपए की मिल रही है, अगर आप मेरे से कम से कम इतनी क्वांटिटी खरीदें तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दे देता हूँ।
तो मैं अब वो भी सिनेरियो आपको करवा देता हूं। सपोज कर रहे हैं कि इस सप्लायर ने हमें डिस्काउंट ऑफर कर दिया। सप्लायर हैज ऑफर्ड 1% डिस्काउंट, कहता है 1% डिस्काउंट ले लेना। इफ ऑर्डर साइज इज 50,000 kgs, कहता है अगर आप मेरे से इकट्ठा 50,000 kg लो मटेरियल तो मैं आपको 1% डिस्काउंट दे दूंगा। तो ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें इस अकाउंट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। हम अपने उसी 10,000 पे रहें या इसकी बात मान के 50,000 पे चले जाएं। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उन्हीं 3 चीजों की। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि अगर इस सूरत में चलता हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है। तो एक दफा जब ऑर्डर प्लेस करता हूं तो $50 की कॉस्ट है इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 5 मिलियन केजी खरीदना है टोटल और एक दफा में 50,000 खरीदना है। तो 100 ऑर्डर बन जाएंगे। तो 100 को जब इससे ज़रब देंगे तो ये 5,000 हुआ जी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमारी कम हुई। अब होल्डिंग की तरफ जाते हैं कि होल्डिंग कॉस्ट के साथ क्या हुआ। तो होल्डिंग कॉस्ट, एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट $5 है और होल्डिंग का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। तो ये 25,000 बनेगा और जब मैं 25,000 को 5 से ज़रब दूंगा तो वो होगा 1,25,000। जी, तो ये एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमारी कैलकुलेट हो गई। अब एनुअल परचेजिंग कॉस्ट देखते हैं जहां पे उसने डिस्काउंट हमें दिया। अब उसने कहा था 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो $10 पहले कॉस्ट थी, 1% डिस्काउंट मिल गया तो 99% आपने पे करना है। तो 1% डिस्काउंट आप कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर दें या डायरेक्ट 99% कैलकुलेट कर लें। तो ये बना जी $9.9। अब आपने टोटल 5 मिलियन केजी खरीदने हैं इससे पूरे साल में। इसको 5 मिलियन से ज़रब दे दे। तो जब 5 मिलियन से ज़रब देंगे इसको तो ये आएगा $49.5 मिलियन। तो तीनों कॉस्ट हमारे सामने आ गई। अब हम अगर इसमें इन सब का टोटल कर लें प्लस 125,000 प्लस 5,000 तो ये बना 49.63 मिलियन। तो ये कॉस्ट बनी। अब हमारी पहले कॉस्ट कितनी थी और अब कॉस्ट कितनी है। ये हमारी न्यू वाली कॉस्ट आई और जो पहले की कॉस्ट थी वो हमारी ये थी ओल्ड कॉस्ट। तो अगर मैं ये लेस करूं 500 टेट्रा 0 हमारी पहले की कॉस्ट थी 500 टेट्रा 0 और अब की कॉस्ट है 4963,000,000।
तो 4,20,000 सेव हुआ। सेविंग का मुझे कैसे पता चला? क्योंकि नई वाली कॉस्ट कम है ना, तो अगर बाद में हमारी कॉस्ट में कमी आए तो उसे सेविंग कहते हैं। तो आपकी 4,20,000 की सेविंग्स हो गई। तो अगर एक डिसीजन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के पैसे बच रहे हैं, सेविंग्स जनरेट हो रही हैं, तो हमें वैसा काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर क्या कहेंगे, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पैसे बचे हैं, सेविंग्स हुई हैं 4,20,000 की। ये सेविंग्स की कैलकुलेशन भी की है। और अगर इस पॉलिसी की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती तो फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट आनी थी। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आए तो फिर हमें वो डिसीजन नहीं लेना। अब यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मैं देख लेता हूं। जी, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपने कैपलान और बीपीपी से करनी है। एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, सारे सुन लें। स्टूडेंट ने कहा ये है कि सर, जो अभी अटेम्प्ट हुई है एफसीएमए की रिमोट एक्सेस में जो हुई थी, उसमें स्टूडेंट्स का स्कोर काफ़ी लो आया है। तो उस हवाले से कोई टेक्निक्स बता दें। स्कोर लो आने की कई वजूहात हो सकती हैं, उनमें से मैं 2-4 आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। उम्मीद है आपको भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमारे यहाँ पे जो हमारा सेशन चल रहा था, इसमें से कोई बच्चे अपीयर नहीं हुए। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी एफसीएम में पढ़ा हुआ था। जब उन्हें पता चला कि यहाँ एफसीएम की ऑनलाइन अच्छी क्लास चल रही है, तो उनमें से कुछ बच्चे हमारे साथ ज्वाइन कर गए थे और उन्होंने जाके अटेम्प्ट दी और कुछ पास भी हो गए, कुछ उनमें से रह भी गए होंगे। लेकिन हमारी इस क्लास का प्रॉपर कोई स्टूडेंट अभी अपीयर नहीं हुआ। अब मोस्टली एक चीज देखी गई है कि स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस करते हैं ना, वो रेलिवेंट प्रैक्टिस नहीं करते। अब मैं आपको बता भी सकता हूं कैसे। आप में से कुछ बच्चे मुझे ना व्हाट्सएप पे एफसीएमए के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन शेयर करते हैं। जो बच्चे शेयर करते हैं वो सुन भी रहे होंगे। पास्ट पेपर कौन से? जब एफसीएमए रिटन एग्जाम होता था, मैंने ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो एफसीएमए के पेपर की तैयारी या मैथ्स यूजरे से कर रहे हैं या पास्ट पेपर रिटन वाले कर रहे हैं। ना पेपर मैथ्स यूजरे से आता है, ना पुराने पास्ट पेपर से आता है। अच्छा, पुराने पास्ट पेपर से अगर उन्हें कोई सवाल क्लिक करता है तो वो है जी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम 30 मार्क्स के हैं, और मैथ्स यूजरे से भी अगर वो कोई क्वेश्चन पिक करता है तो मैक्सिमम 30 मार्क्स हैं। और मैथ्स यूजरे का जो एडिशन नॉर्मली आप कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ते हो, वो 7th एडिशन है। जरा गूगल सर्च करना कि 7th एडिशन मैथ्स यूजरे का किस साल में रिलीज हुआ था, और मैथ्स यूजरे का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है। तो आपको पता चलेगा कि ये 1960-70 की किताब है जो आप आज 2020 में पढ़ रहे हैं। 50-60 साल पुरानी किताब पढ़ेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट आता है। पेपर का प्रैक्टिस पैटर्न जो है वो एमसीक्यू होना चाहिए। आप अपने सीनियर्स से पूछिएगा जितने एमसीक्यूज हमने किए हैं क्या उन्होंने प्रीवियस किए थे, जिस टेक्निक से हम पढ़े हैं क्या उन्होंने इस टेक्निक से पढ़ा है। तो एक वजह तो ये है कि स्टूडेंट रेलिवेंट प्रैक्टिस नहीं करता। आपकी क्लास में भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं कि जो रेलिवेंट प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें रोकता नहीं हूं। मैंने शुरू में रोका है
लेकिन मैं फिर रोकता इसलिए नहीं हूँ कि सम टाइम अगर टीचर कह देना कि ये सवाल नहीं करना, तो बच्चा ये भी परसीव कर लेता है कि शायद टीचर को ये नहीं आता इसलिए टीचर मना कर रहा है। एक मिनट, मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप पुराने रिटन वाले पास्ट पेपर्स को कम से कम टाइम दें। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर उनमें से कोई कॉपी क्वेश्चन उठा भी लिया तो 30 नंबर है ना, ज्यादा से ज्यादा यही गुड लक हो सकती है कि आप पिछले रिटन पेपर के पास पेपर कर लें और तीनों के तीनों सवाल उनमें से आ जाए। तो ये इससे बड़ी गुड लक नहीं हो सकती कि 3 सवाल उसमें से आ जाए। तो आप 30 नंबर की खातर 70 नंबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ऐसा करें, उन पुराने पास पेपर्स को बस थोड़ा बहुत टाइम दें। जैसे कुछ सवाल है सीजीएस आ जाता है तो सीजीएस का एक दो सवाल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2000 से लेके 2015 तक 15 सालों हर साल में 3 अटेम्प्ट्स या 2 अटेम्प्ट्स आपको 30 सवाल करके बैठे हैं। तो वो 30 सवाल भी गारंटी नहीं है कि आपको पेपर में आएंगे। तो इसलिए आप उस पर बहुत ज्यादा टाइम ना लगाएं। इसी तरह सीपीआर का कोई पास पेपर का क्वेश्चन आपको कोई सीनियर बता देता है कि ये वाला सेम सवाल पेपर में आया था, तो उसको एक दफा बस वो करके देख लें। और उस पे अब सीपीआर के बहुत सारे सवाल करने की जरूरत नहीं है। अब जिस दौर में मैंने एफसीएम में पढ़ा था 2007 या 8 में, तो उस वक्त रिटर्न होता था। अब उस वक्त के पेपर आप अब करेंगे तो वो आपके काम नहीं आएंगे। तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम दें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, एमसीक्यूज पे फोकस करें। 70 नंबर के आप एम कर लेना, आपके 50 नंबर आ जाएंगे। अच्छा, पहली गलती कि स्टूडेंट इररेलेवेंट प्रैक्टिस करता है। दूसरी गलती पेपर के दौरान करता है। इंसान लालची है तो वो लालच में जाता है कि 10 नंबर का सवाल मैं जरा पहले कर लूं। मोर देन 50% स्टूडेंट्स पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पहले करते हैं। वजह क्या है कि ये 10 नंबर का सवाल है, इसे मैं पहले कर लूं। अब आप स्टूडेंट हैं, आप इतने एक्सपर्ट नहीं है कि आप 10 नंबर के लिए आपको अब जो डेडिकेटेड टाइम है, आपको पता है आपका पेपर होता है 2.5 घंटे का, तो 60 इंटू 2.5, 60 मिनट्स हैं, 2.5 आवर है, तो 150 मिनट्स आपको अलाउ है इस पेपर को करने के लिए। 100 नंबर का ये पेपर है, तो आपको एक नंबर के लिए 1.5 मिनट टाइम है। इसका मतलब है 10 मिनट के लिए आपने 15 मिनट लगाए। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आप स्टूडेंट लेवल पे 15 मिनट में 10 नंबर का सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले फॉर्मेट समझ नहीं आना, फिर आपको 5-10 मिनट के बाद उसकी थोड़ी सी समझ आने लगेगी, फिर आप उसमें लिखेंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस भी इतनी नहीं है। तो आप कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन को ना छेड़ें, वरना होता ये है, मैंने खुद बच्चों से सुना है कि सर पहले 2 घंटे में ना हमने सिर्फ 3 सवाल किए और वो भी पता नहीं सही है कि गलत है। तो आप मेरी ये बात याद रखिएगा, पेपर में आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने। पत्थर के हो जाएंगे आप अगर आपने पहले किया। आप समझेंगे सर ने कह दिया था कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले नहीं करने। आपने पहले करने हैं 70 नंबर के सवाल एमसीक्यूज, उनको अच्छे तरीके से करें और वो 1 से 1.5 घंटे में आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि 45 एमसीक्यूज बनते हैं वो टोटल। 45 एमसीक्यूज आपने 1 से 1.5 घंटे में कर लेने, 70 नंबर के वो सवाल बनेंगे। तो आपने एमसीक्यूज पहले करने और 70 में से भी 50 आ जाते हैं। हाँ, टाइम आपका बच जाएगा। कुछ लोग घंटे में कर लेंगे, कुछ 1.5 घंटे में कर लेंगे, कोई बहुत स्लो करेगा तो 2 घंटे में उसके फिर भी 45 एमसीक्यूज हो जाने। अगर वो 2 घंटे भी 45 एमसीक्यूज को देता है और वो सही कर लेता है 50 नंबर, तो वो पास है, उसको परेशानी की जरूरत नहीं है। और मैंने एक स्टूडेंट ऐसा था, उसने कहा सर मैंने लॉन्ग की प्रैक्टिस ही नहीं की। मैंने कहा तुम 2.5 घंटे तुमने 70 नंबरों को एलोकेट करने हैं, तुमने 30 मार्क्स की तरफ जाना ही नहीं है। ये मैं आपको फैसलाबाद का एक असल बात बता रहा हूँ। तो मैंने स्टूडेंट को कहा कि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले वो मुझे मिला था,
तो मैंने कहा कि तुमने लॉन्ग क्वेश्चन करना ही नहीं है। कहता सर 30 नंबर है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, 100 में से 50 लेने हैं, अब तुमने 70 में से लेने हैं, 30 समझो तुम्हारे लिए नहीं है। तो 2.5 घंटे तुमने एमसीक्यूज पे लगाने हैं और ऑप्शन जल्दी जल्दी टिक करने की कोशिश ना करना, जो कंफर्म हो उसे पहले टिक करना, तो तुम पास हो जाओगे। तो उसने उसी टेक्निक को फॉलो किया, उसने लॉन्ग क्वेश्चन को छेड़ा ही नहीं, तो वो भी पास था। तो आप ये बात अपने जेहन में बैठा लें कि मैंने पहले एमसीक्यूज करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन मेरा टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, जब एमसीक्यूज कर लें, टाइम हो, तो लॉन्ग क्वेश्चन को जितना आता है उतना मैक्सिमम करें। अब ये नहीं करना कि एमसीक्यूज सही हो गए हैं तो लॉन्ग आता है लेकिन मैंने करना ही नहीं है, ऐसे नहीं करना। अगर आता है आपको, आप कर सकते हैं, क्योंकि मोर देन 50% मार्क्स तो जस्ट डाटा लिखने के ही आ जाते हैं, क्योंकि डाटा में ऑलमोस्ट सारी चीजें दी होती हैं। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में सारी चीजें दी होती हैं, सिर्फ चंद चीजें कैलकुलेट करनी है। तो आप अगर उसे देख के लिख ही देंगे तो आधे के नंबर तो आपको वहां से भी सिक्योर हो जाएंगे। तो आपने इस टेक्निक को फॉलो करना है। फिर एक और रीजन, कि जब हम कैंपस में पेपर लेते थे तो रिजल्ट की परसेंटेज हाई थी। जब हमने रिमोट एक्सेस पे पेपर लिए तो रिजल्ट की परसेंटेज गिर गई। अब स्टूडेंट की क्या परसेप्शन थी? एज अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट बन के सोचूं तो मुझे ये है कि मैं तो घर में बैठा कर रहा हूँ, मैं साथ साथ मोबाइल यूज कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो कैमरा आ गया, वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो वो भी। और दूसरी बड़ी टेंशन जो मैं समझता हूँ कि रीजन है रिजल्ट लो होने की, वो ये थी कि स्टूडेंट के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था। स्टूडेंट एक साइकोलॉजिकली प्रेशर में था कि अगर पेपर के दौरान मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा फलां चीज हो गई, तो मेरा क्या बनेगा। तो उस प्रेशर की वजह से वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाए। तो अब इंशाल्लाह कैंपसेस खुल रहे हैं तो पेपर कैंपस में होंगे, तो वो नेट और इस तरह की सारी चीजें आपकी टेंशन नहीं होगी, वो कैंपस मैनेज करेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पे फोकस रखें, आप अपने जिस तरीके से पढ़ाया हुआ है उसे फोकस करें। किसी सीनियर के कहने पे आके मैथ्स यूज रहे, पास्ट पेपर्स, उनसे जरा बच के ही रहना है, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप आखिरी दिनों में गलत ट्रैक पे चढ़ गए ना, तो आपको एक तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। पेपर का एग्जैक्ट डेट मैंने बताया कि अभी मेरा ख्याल है सर्कुलर नहीं आया, अगर आ गया है तो सर्कुलर पढ़ ले। तो एग्जाम सर्कुलर में के अंदर उसकी डेट वगैरह लिखी होगी, इंशाल्लाह उसी डेट पे होंगे, सितंबर में ही या फिर अक्टूबर में हो सकता हो, वो आप देख लीजिएगा। कुछ दिन वेट करें, आपका काम तैयारी करना है। जी जी, पेपर कैंपस में होंगे इंशाल्लाह। अब इससे अब सारा कुछ तो खुल गया है, अब स्कूल कॉलेजेस भी खुल जाने चाहिए, तो इसलिए वो कोई इशू नहीं है। होपफुली 15 सितंबर से सारे चीज़ें खुल जाएंगी, तो पेपर कैंपस में ही है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। तो उस स्टूडेंट के नॉलेज के मुताबिक लेबर से आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग से आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आता है। तो वैसे एग्जामिनर ने या आईसीएमए ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस मेंशन नहीं किया कि लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इन एरियाज में से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन सीजीएस का भी आ सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, प्रोसेस कॉस्टिंग का भी आ सकता है, लेबर का आ सकता है, ओवरहेड्स का आ सकता है। आपने देखा होगा मैंने आपको हर टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाए हैं, शॉर्ट भी करवाए हैं। उसकी वजह यही थी कि कोई एरिया फिक्स नहीं है। 3 सवाल आने हैं टोटल एक स्टूडेंट को लॉन्ग में, तो वो कहीं से भी ले सकता है। ओवरहेड से भी आए हुए हैं स्टूडेंट्स को, प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ओवरहेड से भी आए हुए हैं, मटेरियल से भी आए हुए हैं, और लेबर से भी, प्रोसेस कॉस्टिंग से भी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी। तो किसी भी एरिया से आ सकता है, उसका कोई फिक्स रूल नहीं है। तो आपको जिस तरीके से तैयारी करवाई थी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाए हैं प्रॉपर सोल्यूशन करा के, और शॉर्ट भी करवाए हैं, तो आपने उसी तरीके से रिवाइज करते रहना है। अच्छा, एक स्टूडेंट कहता है
कि सर कैपलान और बीपीपी दोनों किट्स करनी है, अगर मैं चाहूँ कि मैं मजीद प्रैक्टिस करूँ तो मैं कहाँ से करूँ? आप गूगल सर्च कर लें, टॉपिक लिखें, एमसीक्यूज का वर्ड साथ लिखें। जैसे कॉस्ट क्लासिफिकेशन है तो आप गूगल में लिखें एमसीक्यूज ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे ले जाएगा। तो आप वहाँ से ओपन सोर्स से ट्राई कर लें, पियरसन वगैरह की वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरा मशवरा माने तो मैं आपको कहूँगा कि आप एमसीक्यूज करने के बाद इन चीज़ों को याद रखें। 1000 एमसीक्यू करना भी गारंटी नहीं है कि पेपर में उनमें से आना है। हाँ, ये गारंटी है कि अगर कॉन्सेप्ट सही है तो पेपर में जो एमसीक्यू आएगा ना वो गलत नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स बनाएं और अपने आप पे भरोसा रखें कि आपका पेपर सही हो जाएगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अगर एफसीएमए के साथ ही रिलेट करूं तो मैंने सीजीएस का सिर्फ एक सवाल किया था। उस वक्त हालांकि रिटर्न होता था, लोग कहते थे फलां बुक भी कर लो, ये बुक भी कर लो, ये बुक भी कर लो। मैं सिर्फ फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट और एक सवाल करता था हर टॉपिक का। वो कौन सा करना है वो मैंने देख लेना है। जब टीचर ने क्लास में सवाल कराने हैं ना तो मैंने हिसाब लगा लेना है कि अब इन सारे सवालों में से अगर मैं सिर्फ ये वाला एक सवाल कर लूँ ना तो मेरे पिछले 5-6 सवालों का इसमें कवर हो जाएगा। तो मैंने वो एक सवाल करना है और वो मैंने उसकी एक लिस्ट बना लेनी है कि सीजीएस की प्रैक्टिस पेपर में जाने से पहले ये वाला एक सवाल करके जाना है। मटेरियल में ईओक्यू वगैरह अगर है तो वो भी मैंने एक सवाल करना है ताकि मेरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। लाइफ ऑफ फाइफो का मैंने एक सवाल करना है, ये नहीं कि मैं दुनिया जहान की हर जगह से ढूंढ के कर लूं। और कई ऐसे लोग थे जो एक एक सवाल करते थे और पास फिर नहीं होते थे, और मेरे जैसे बंदा एक एक सवाल करता था, कॉन्सेप्ट क्लियर करता था और उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे पेपर में सवाल आते थे। इवन समटाइम अगर कोई कॉपी क्वेश्चन हो जाता था ना तो बच्चे पेपर के बाद कहते थे ये फलां पेज पे क्वेश्चन है, ये वाला एग्जामिनर ने दिया, मुझे पता ही नहीं होता था लेकिन सवाल मेरा ठीक होता था। वजह क्या थी कि कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए। तो आप भी उसी पैटर्न पे चलें कि अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, इनको याद रखें चीजों को। अगर चीजें याद हैं तो अनसीन क्वेश्चन कोई मसला नहीं है। और वैसे भी जितने हमने ये सवाल किए ना, आपका पेपर जब होगा तो आपको लगेगा शायद पेपर हमारी सर की नोट्स वगैरह से या इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है, क्योंकि हर चीज़ डिस्कस की गई है। पेपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको नजर आएगी कि जो हमने डिस्कस ना की हो। तो ये ईओक्यू और ईओक्यू विद डिस्काउंट भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आगे आता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एवको, वो तो आपको सारा रिवाइज्ड ही होगा। हाँ, थ्योरेटिकली एक पॉइंट आता है जो हमने डिस्कस करना होता है कि अगर इन्फ्लेशन हो तो इन्फ्लेशन में ऐसा सिनेरियो होता है कि आपकी कीमतें बढ़ती हैं, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। तो जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उस प्राइस इंक्रीज की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल पे फर्क पड़ता है, आपके क्लोजिंग स्टॉक पे फर्क पड़ता है और प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है। और आपके 3 मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवको और लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखें, अगर इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो है तो हम जब भी मटेरियल खरीदेंगे अगली दफा हमें महंगा मिलेगा। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है उसमें जब हम चीजें बेच रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल लो आएगी, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो पहले की खरीदी हुई है ना वो पहले बेचो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो लो होगी। और इसके बरक्स
यहाँ पे हाई होगी। वजह क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से हम जो चीजें आखिर पे खरीद रहे हैं वो महंगी मिल रही हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट ऑफ सेल लो होती है और लास्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट ऑफ सेल हाई होती है। अच्छा, अब अगर हमने सस्ती चीजें बेचनी है तो क्लोजिंग स्टॉक हाई आया होगा, क्योंकि बची क्या होंगी, जो चीजें महंगी हैं। और इसी तरह लास्ट इन फर्स्ट आउट में हमने महंगी चीजें बेच दी तो हमारे पास स्टॉक में कौन सी बची होंगी, जिनकी वैल्यूज लो है। और इसी तरह अगर कॉस्ट लो थी तो प्रॉफिट क्या आएगा, हाई आएगा। और अगर कॉस्ट हाई थी तो प्रॉफिट क्या आएगा, लो आएगा। अब इसको याद रखना है। और जो एवको होता है वो हमेशा इनकी रेंज में होता है, यानी लो और हाई के दरमियान में कहीं होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपकी किट में भी मौजूद है कि किस मेथड में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फलां से ज्यादा होगी या कम होगी। तो इस स्केच के हिसाब से आपने सोचना है। और ये मैंने आपको इन्फ्लेशन वाले सिनेरियो में बताया। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब भी हम खरीदते हैं अगली दफा चीज हमें महंगी मिलती है। और अगर हम इसका रिवर्स कर लें, डीफ्लेशन, तो उसमें जब आप खरीदेंगे चीजें सस्ती होंगी। तो फिर उसमें ये सारा जो आपके सामने बना हुआ है स्केच, ये रिवर्स हो जाएगा। जी, एक स्टूडेंट ने कहा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट डायरेक्ट रिलेशन में होंगे। डायरेक्ट रिलेशन का वर्ड नहीं कहना चाहिए, इन द सेम डायरेक्शन कह सकते हैं हम कि जो फर्स्ट, अगर क्लोजिंग स्टॉक हाई है तो प्रॉफिट भी हाई होगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक लो है तो प्रॉफिट लो होगा। ये आप कह सकते हैं। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ये वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है जहां पे हम बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं। तो EBQ जो है वो EOQ से मिलता जुलता फॉर्मूला ही है, 2COD divided by CH into 1 minus D over R under square root। अब यहाँ पे क्योंकि हम खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं तो CO जो है वो सेटअप कॉस्ट होगी। CO क्या कहलाएगा, कॉस्ट पर सेटअप, क्योंकि हम खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब हम ऑर्डर नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल खुद बना रहे हैं। तो जब भी खुद प्रोडक्शन करनी है तो हो सकता है उसके लिए कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, सेटअप लगाना पड़े। तो सेटअप की क्या कॉस्ट है, डी एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल डिमांड। और जो CH है वो उसी तरह होल्डिंग कॉस्ट है, 1 यूनिट पर एनम, कि अगर 1 यूनिट को 1 साल तक मैं होल्ड करूं तो क्या कॉस्ट आएगी। और R एनुअल प्रोडक्शन। एनुअल प्रोडक्शन से मुराद ये है कि मैं करंटली कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो उसने क्वेश्चन में डाटा दिया होगा, मैं यहाँ पे डाटा भी लिख लेता हूँ। सपोज करें वो कहता है 200 है सेटअप कॉस्ट। एनुअल डिमांड जो है वो 1 मिलियन है। जो CH है वो सपोज कर लेते हैं 10 है। अच्छा, अब एनुअल प्रोडक्शन में वो कहता है कंपनी इज करंटली प्रोड्यूसिंग 2000 यूनिट्स per week for 45 working weeks।
यानी कंपनी इस वक्त एक हफ्ते में 2000 यूनिट बनाती है और साल में 45 वर्किंग वीक है। वैसे 52 होते हैं साल में, टोटल हफ्ते 52 होते हैं, लेकिन वर्किंग वीक से मुराद ये है कि हम काम 45 करते हैं, यानी बाकी हफ्ते हम छुट्टी करते हैं। तो इसका मतलब है इसकी एनुअल प्रोडक्शन कितनी बन जाएगी? अगर वो एक हफ्ते में 2000 यूनिट बनाए और 45 हफ्तों में वो कितने बनाएगा? तो 90,000 यूनिट्स वो इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसका आर होगा। तो अब अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू 200 इंटू एनुअल डिमांड 100,000 डिवाइडेड बाय CH10 इंटू 1 माइनस 100,000 डिवाइडेड बाय 90,000। तो ये आया, जब आप 100,000 को डिवाइड करेंगे 90,000 से तो ये 1.1 आएगा। जब आप 1 में से 1.111 माइनस करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर, अच्छा इस फिगर को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं क्योंकि ना ये ग्रेटर देन 100 आना चाहिए। इसको मैं बढ़ा रहा हूं जी, एनुअल प्रोडक्शन जो है ना वो आपकी डिमांड से ज्यादा होनी चाहिए। लॉजिकल भी है, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा बनाएंगे तो डिमांड मीट करेंगे ना। तो ये 1,35,000 बन रहा है। तो यहाँ पे 1,35,000 लिखेंगे। हंड्रेड डिवाइडेड बाय 135,000 0.74 आया। इसको 10 से ज़रब दी तो ये बना 2.59। नीचे वाली चीज 2 इंटू 200 इंटू 100,000 तो ये 40 मिलियन बन गया। तो ये आया जी 3930 यूनिट्स। यानी ये जब भी बनाए इतनी प्रोडक्शन करे। तो ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का आंसर आ गया, EBQ। मैंने 1 मिलियन लिखा है, तो लिखने में गलती होगी 1 लाख है जी, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने 1 लाख से की है। 100,000। तो ये है जी EBQ। एक स्टूडेंट ने कहा था कि थ्योरेटिकली बता दें EBQ क्या चीज है। तो EBQ अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर कंपनी रॉ मटेरियल या कोई भी चीज खुद से प्रोड्यूस कर रही है तो उसने ये सोचना है कि वो कितनी प्रोडक्शन करे एट अ टाइम इन वन बैच। तो वो EBQ कहलाता है। तो इसको बुक से भी पढ़ लीजिएगा और उसकी इलस्ट्रेशन एक कर लें। अब एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर वो जो डबल एंट्री है मटेरियल की वो करवा दें, तो मैं डबल एंट्री भी करवा देता हूं। सबसे पहले मटेरियल जब खरीदा जाता है तो क्या एंट्री होती है? परचेज ऑफ मटेरियल्स। हम उसकी एंट्री करते हैं मटेरियल्स अकाउंट डेबिट और पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होगी। अब यहाँ पे मटेरियल्स का वर्ड है, तो मटेरियल से मुराद है रॉ मटेरियल, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। तो हमने एक ही अकाउंट बनाया, मटेरियल्स अकाउंट डेबिट, पेएबल अकाउंट क्रेडिट। अब बाद में इनमें से कुछ मटेरियल डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स की क्या एंट्री होगी?
डायरेक्ट मटेरियल्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन में प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं, तो उसके लिए वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि मटेरियल आपका एसेट था, वो एसेट कम हुआ, तो ये एंट्री हो जाएगी। और अगर यही इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स आपको याद होगा कि वो ओवरहेड्स का पार्ट बनते हैं, तो उसके लिए एंट्री होगी एफओएच अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। और सम टाइम ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा मटेरियल इशू करा लिया जाता है, तो अगर ये रिटर्न हो जाए कि सम टाइम एक्स्ट्रा मटेरियल चला गया था तो रिटर्न हो गया अब स्टोर को, तो अब इसकी एंट्री रिवर्स कर दें, मटेरियल अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। और इसी तरह अगर इनडायरेक्ट मटेरियल भी रिटर्न हुआ है तो इसको रिवर्स कर दें, एफओएच नहीं, रिवर्सल में एफओएच क्रेडिट होगा और मटेरियल अकाउंट डेबिट होगा, मटेरियल्स अकाउंट डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट। तो इसी एंट्री को रिवर्स किया है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे एंट्री लिखी हुई है उसे रिवर्स कर दें, रिटर्न की एंट्री बन जाए। और आखिरी चीज अब वो लेजर भी बता ही देता हूँ फिर, कि मटेरियल का जो लेजर होता है जहाँ पे हम ये डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, ये मटेरियल्स का अकाउंट है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ पे वो परचेजेस जो आपने की हैं पेएबल के अगेंस्ट उसकी एंट्री आ जाएगी। अच्छा, सम टाइम परचेजेस वापस चली जाती हैं, परचेजेस रिटर्न, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जो आपने प्रोडक्शन में इशू किया वर्क इन प्रोसेस के अगेंस्ट वो यहाँ आ जाएगा, जो इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ वो एफओएच के नाम से आ जाएगा, और जब ये वापस होगा तो ये वर्क इन प्रोसेस के नाम से इस तरफ आ जाएगा और ये एफओएच के नाम से इस तरफ आ जाएगा। ये दोनों एंट्रियां रिटर्न की हैं, यानी मटेरियल जो रिटर्न हुआ, और ये वाली दोनों एंट्रियां इशू की हैं, यानी जब आपने मटेरियल इशू किया। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और ये दोनों चीज़ें टैली होनी चाहिए। तो ये भी एमसीक्यू में आ जाता है, कोई एक चीज़ मिसिंग दे देता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किधर आनी है। कोई भी चीज़ जो मटेरियल में ऐड होगी वो मटेरियल के डेबिट साइड पे आएगी, और जब मटेरियल यहाँ से निकलेगा तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि जब हमने खरीदना है तो अगर कैश दे दिया तो यहाँ पे कैश भी आ सकता है, ठीक है, और अगर आपने चेक दिया तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा, अगर क्रेडिट पे है तो फिर पेएबल आएगा। तो ये एंट्री हो सकती है। पहले जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने तीनों ऑप्शंस बताई थी, अब क्योंकि रिवीजन हो रही है तो मैंने बस वो जो ज़रूरी थी वो बता दी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास एंड करने लगा हूं मैं अभी, ब्रेक की जरूरत नहीं है।
एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर डीफ्लेशन वाला करा दें। वैसे यार ऑलरेडी सारा कुछ कराया हुआ है, मैंने आपको छोटे नर्सरी केजी के बच्चों की तरह पढ़ाया है, और आप उसके बावजूद मेरे से बार बार मेहनत करवाते हैं। आप अपना पिछली मेहनत नहीं करते कि हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, चलो मैं उधर से देख लूंगा। आपने कहा कि चलो ये सर को पकड़ो, इस सर से ही कराते हैं। अब चीज़ें सस्ती हो रही हैं, तो सस्ती में जो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये चीज़ हाई हो जाएगी और ये चीज़ लो हो जाएगी, और जब महंगी चीज़ें बेची हैं तो क्लोजिंग स्टॉक लो हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा। और इसी तरह जब कॉस्ट हाई है तो प्रॉफिट लो होगा और ये हाई होगा। तो ये है जी इसका स्केच डीफ्लेशन में। तो ये ऑलरेडी भी आपको करवाया हुआ है, मैंने दोबारा भी बना दिया। और एवको उसी तरह इनके दरमियान में इसी रेंज में आएगा। मॉक आपको पता है कि ऑनलाइन होता है। जब आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपका ऑनलाइन मॉक अवेलेबल होगा, तो आप जाके उसको साइन इन करके कर लेंगे। और अगर आपके कैंपस ने आपको सिमुलेशन का कोई मैसेज किया कि कैंपस में आए सिमुलेशन कर लें, तो अगर आप घर पे नहीं कर सकते तो कैंपस में आके कर लीजिएगा। तो वो एक ही होता है, बेशक घर कर लें बेशक कैंपस से कर लें। जी उस सवाल का हसन जो भी आंसर आ रहा है आप वो आंसर लिख लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई एक है तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन एवको में दोनों में वो मिड में ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो आप व्हाट्सएप पे मुझे कुछ सेंड किया है वो मैं कल कराऊंगा क्वेश्चन, या जो भी देख लेता हूँ मैं क्या है। चलें ठीक है जी, क्लास एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा मटेरियल वाले चैप्टर को, बुक भी पढ़ लीजिएगा और किट्स भी कर लें दोनों। जी बच्चों ठीक है, अल्लाह हाफिज।